नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज दिन भर आज तक पर लगेगा विचारों का मेला। जी हां, सवालों का सबसे बड़ा मंच एजेंडा आज तक एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक अवतार में आज पूरे दिन आपके सामने होगा और मोदी सरकार के 17 मंत्री आज पूरे दिन आज तक पर आपको बताएंगे कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का सरकार का प्लान क्या है। 17 मई के बाद देश आगे किस दिशा में बढ़ेगा, मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, उद्योग धंधों को लेकर सरकार ने आगे क्या प्लान बनाया है, स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको दिन भर आज तक पर मिलेंगे। और हमारे साथ इस समय आ चुके हैं केंद्रीय कृषि मंत्री, 2 मंत्रालय संभालते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय, नरेंद्र सिंह तोमर। स्वागत है नरेंद्र सिंह तोमर साहब आपका आज तक पर। उम्मीद है मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं ठीक से। तोमर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जरूर जरूर रोहित जी, जरूर सुन रहा हूं, जरूर सुन रहा हूं। तो सर मुझे आपका क्या आपकी हाल है? आवाज आ रही है? नमस्कार जी, आपका क्या हाल है और आपके मंत्रालय का क्या हाल है इस समय? बस सब कृपा है आपकी। लॉकडाउन की इस प्रतिकूल अवस्था में भी कृषि का क्षेत्र और ग्रामीण भारत लगभग ठीक प्रकार से काम कर रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से संतोष की बात है। सारे देश के ध्यान में यह बात है रोहित जी कि जब लॉकडाउन घोषित हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता पर गांव गरीब किसान रहा और उसी का परिणाम है कि जब संकट का काल था और लॉकडाउन घोषित हुआ और किसान की फसल खेत में खड़ी थी कटने के लिए, लेकिन सरकार ने कटाई के लिए किसान को, मजदूर को, हार्वेस्टर को अनुमति प्रदान की। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अनेक प्रतिकूलताओं के बावजूद भी किसान पूरी ताकत से अपने दायित्व का निर्वहन किया। उसने दलहन, तिलहन, गेहूं, धान सारी कटाई के काम को पूरा किया और फसल आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र और कृषि में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसकी फसल को वाजिब दाम पर बेचा जाए। यह परिस्थिति थी क्योंकि लॉकडाउन था और सारे लोग चिंतित थे कि खरीद कैसे होगी, लेकिन भारत सरकार ने नेफेड और एफसीआई को निर्देश दिए कि इस परिस्थिति में भी किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए और इन दोनों एजेंसियों ने राज्यों के साथ मिलकर प्रक्रिया शुरू की और आप देख रहे हैं कि आज 203 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद हो गई है, 43 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो गई है और 7 लाख के आसपास मीट्रिक टन के आसपास दलहन और तिलहन खरीदा जा चुका है। और यह खरीद सारे राज्यों में नेफेड और एफसीआई दोनों मिलकर कर रहे हैं। राज्यों का सहयोग इस दृष्टि से पूरा मिल रहा है और मुझे यह कहते हुए निश्चित रूप से बहुत संतोष है, प्रसन्नता भी है कि कोरोना के इस संकट काल में भी किसान ने परिश्रम किया, अपनी जवाबदारी को निभाया। अनेक प्रतिकूलताओं के बावजूद भी उसने फसल को बचा लिया। फसल इस बार भी अच्छी आएगी और अगले समय के लिए जो ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं वो पिछले बार 41 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी, इस बार 63 लाख हेक्टेयर में बुआई का हो हो चुका है। तो एक तरफ किसान फसल कटाई भी कर रहा है, अपनी फसल को बेच भी रहा है, लेकिन आने वाले कल में खरीफ ठीक हो इस बात की चिंता भी कर रहा है और उसने बुआई पहले से अधिक की है। 16 अप्रैल को हमने खरीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसमें सारे देश के लोग जुड़े थे और उसमें उनकी कठिनाइयों को भी हम लोगों ने सुना और सारे देश के अधिकारियों को आश्वस्त किया था
कि खरीफ की फसल के लिए आप लोग आगे बढ़िए। खाद, बीज और दवाइयां, इस दृष्टि से कोई भी दिक्कत नहीं है। आज हमारे पास 153 लाख टन बीज की उपलब्धता है, जबकि आवश्यकता 150 लाख टन की है, और फर्टिलाइजर की भी पर्याप्त उपलब्धता है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का अनुमान है, तो मुझे आशा है कि ये फसल भी ठीक आई है और खरीफ की फसल भी भारत में अच्छी आएगी। इस कोरोना संकट के समय हमारा किसान और गरीब आदमी एक योद्धा की तरह लड़ा है, और निश्चित रूप से उसने इसको पार पाने में सफलता पाई है। तो उमर जी, आप कह रहे हैं कि जी रोहित जी, लॉकडाउन में भी फसलों की हार्वेस्टिंग पे हमने फर्क नहीं पड़ने दिया, उसके बावजूद मंडियों में किसानों को दिक्कत है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जहां किसान इस बात को लेकर खफा है कि फसल का सही दाम नहीं मिल रहा लॉकडाउन की वजह से। इसमें कितनी सच्चाई है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? नहीं रोहित जी, मैंने ये नहीं कहा कि हमने फर्क नहीं पड़ने दिया फसल कटाई पर। मैंने यह कहा कि किसान ने योद्धा बनकर इस परिस्थिति में लड़ाई लड़ी और उसने सारी फसल को बचाने में सफलता प्राप्त की। जहां तक मंडी में या क्रय केंद्र पर खरीद का मामला है, तो थोड़ी बहुत असुविधा तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि खरीद के लिए नेफेड और एफसीआई दोनों तैयार हैं। खरीद का काम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बाकी हेल्थ की एडवाइजरी का पालन करते हुए ये काम होना है। तो निश्चित रूप से इसकी गति थोड़ी सी पिछले बार से धीमी है, लेकिन अभी समय हमारे पास पर्याप्त है और खरीद भी जिस प्रकार से हो रही है, मैं समझता हूं 50% से अधिक खरीद का जो लक्ष्य हमारा था वो पूरा हो गया है, और आने वाले कल में भी किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। यह मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं। आपने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मीटिंग की। राज्यों की तरफ से लगातार ये शिकायत आ रही है, खासतौर पर गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां के जो नेता हैं, वहां के जो मंत्री हैं, वहां की जो सरकारें हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में तालमेल नहीं है। कृषि मंत्री के तौर पर, ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर राज्यों ने आपके सामने क्या रखा है, क्या चाहते हैं वो? तो मैं समझता हूं, मैं राज्य सरकारों के लगातार संपर्क में रहता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मैंने उनसे बातचीत की, और उस समय भी जो केंद्र सरकार ने अनुमतियां प्रदान की थी, इस पर सभी राज्यों ने प्रसन्नता भी व्यक्त की। और राजनीतिक रूप से कौन सा राज्य क्या कह रहा है, इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फसल कटाई के सवाल पर, फसल कटाई के लिए अनुमति के सवाल पर, मशीनों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप खोलने के सवाल पर, लोगों को पार्ट्स उपलब्ध कराने के सवाल पर, खाद, बीज और पेस्टिसाइड की दुकानें खुली हुई हैं, इन सब सवालों पर कोई भी मतभेद नहीं था, और सारे राज्य इसमें सहयोग कर रहे हैं, और सारे राज्यों में ठीक प्रकार से खरीद चल रही है, यह मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। और आपके संज्ञान में यदि राज्य की कोई समस्या है, तो मैं आपको प्रार्थना करना चाहूंगा कि जरूर आप मेरे संज्ञान में लाएं, और मैं उसको निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोविड-19 पर सरकार ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया। उसमें सरकार ने कहा कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो मुहैया कराने में सहूलियत देंगे, लेकिन अलग से किसानों के लिए क्या सरकार कोई प्लान कर रही है? कोई अलग बजट रख रही है? कोई विशेष पैकेज लाने की तैयारी है? रोहित जी, पीएम किसान का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस योजना को प्रारंभ हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है, और 1 साल के भीतर इस योजना के अंतर्गत 71,000 करोड़ रुपया
9 करोड़ 34 लाख किसानों को देने का काम हम लोगों ने किया है। और जब पैकेज की घोषणा हुई थी लॉकडाउन के समय में, तो लॉकडाउन के इस कालखंड में भी 18,000 करोड़ रुपया पीएम किसान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में किसान बंधुओं को मिला है। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कृषि विभाग की योजनाएं हैं या ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत को चालना मिले, ग्रामीण भारत को ताकत मिले, इस दृष्टि से लॉकडाउन 2 में भी अनेक छूटें दी गई हैं। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे जो जनधन योजना में अकाउंट खोलने वाली बहनें थीं, जिनकी संख्या 20 करोड़ 40 लाख है, इनको 500 रुपया 3 किस्तों में देने का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। ये कुल मिला के 30,600 करोड़ रुपया होता है। इनकी एक किस्त 10,200 करोड़ रुपए की हमने बहनों के अकाउंट में भेज दी है। 4,000 से अधिक करोड़ रुपया बहनों ने उसमें से आहरण भी कर लिया है। इसी प्रकार से हमारे दिव्यांग और वृद्ध जन जो हैं, उनको भी 1-1 हजार रुपया भेजने का ऐलान किया था। वो पैसा भी उनके अकाउंट में भेज दिया गया है। बाकी कृषि के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हमारी कोशिश है कि फसल में किसी भी प्रकार की तंगी ना आए, जिससे खरीफ में भी किसान ठीक से काम कर सकें। गांव में जो लेबरर है उसके लिए मनरेगा को खोल दिया गया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लॉकडाउन के इस कालखंड में 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने राज्यों को प्रदान कर दी है और 21,000 करोड़ रुपया मनरेगा में काम करने के लिए मई जून में राज्यों को जारी कर दिया गया है। कल शाम तक 2 करोड़ लोगों को, श्रमिकों को जॉब ऑफर किया गया था। और 14 अप्रैल को जब बात चल रही थी तो 14 लाख लोग मनरेगा के अंतर्गत काम करने आ रहे थे। और आज मैं ये कह सकता हूं लगभग 9 करोड़ लोग देश में मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इस बार हमने बेजेस भी बढ़ाया मनरेगा का, उसका फायदा भी ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री सड़क के काम को अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे जो 63 लाख हैं, वो 10 करोड़ से अधिक मास्क बनाकर इस कोरोना के संकट में देश में योगदान कर रहे हैं। उन्होंने सैनिटाइजर भी बनाया है। और इसी लॉकडाउन के अवसर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो उत्पाद है, जिनकी संख्या 403 है, अभी 3-4 दिन पहले ही हम ऐसे 403 उत्पादों को जेम पोर्टल पर ले आए हैं। जेम पोर्टल के माध्यम से भी स्व सहायता समूहों का उत्पाद खरीदा जाएगा। इससे भी निश्चित रूप से उनकी ताकत बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कृषि का विषय हो, चाहे अधोसंरचना विकास का विषय हो, चाहे वो रोजगार उपलब्ध कराने का विषय हो, इन सब विषयों को अनुमति भी दी गई है। इन सब विषयों के लिए फंडिंग भी की गई है। लेकिन और किसान ये के लिए लोन वेवर, विषय कर्ज माफी जैसा कोई प्लान प्रारंभ नहीं हो गए हैं, जिससे मैं ये कह सकता हूं देखिए रोहित भाई, कुल मिला के इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहले भी कई बार कई सरकारों के द्वारा कर्ज माफी की गई। तो मैं ये मानता हूं कि कर्ज माफी किसान की समस्या का इलाज नहीं है। अभी हम लोगों ने जो ब्याज पर सब्सिडी देते हैं, वो 31 मार्च तक अगर किसान अपना पैसा चुका देता है तो 4% ब्याज पर उसको पैसा मिल जाता है। लॉकडाउन का समय था, इसलिए 31 मार्च को पैसा दे नहीं सकते थे। फसल भी उनकी उपार्जित नहीं हुई थी और इसलिए हमने उसको बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। और उसमें और आगे क्या कर सकते हैं, इस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार कर रही है। फलों के जो किसान हैं उनके लिए MIS स्कीम भी हम लोगों ने जारी की है। उसका भी राज्य और किसान मिलकर निश्चित रूप से फायदा उठा रहे हैं। पर तोमर जी, आप बेशक
सामान्य समय में अगर बात करते तो मैं इस बात को स्वीकार कर लेता कि कर्ज माफी किसी समस्या का हल नहीं है। उस दौर में जब सब कुछ बंद पड़ा, छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले लोग सरकार के पास आए कि हम अपनी ईएमआई कैसे देंगे। आप कह रहे हैं कि किसी को नौकरी से मत निकालना, हम उनको तनख्वाह कैसे देंगे। सरकार ने कहा ठीक है, आपकी ईएमआई उसमें हम आपको मॉरेटोरियम या हॉलिडे दिलवा देते हैं। उस मॉरेटोरियम या हॉलिडे का असर क्या है वो आप तक जानकारी आ रही होगी कि आम आदमी को सामान्यतः जितना पैसा देना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा पैसा उसको उस मॉरेटोरियम का फायदा लेने के बाद देना पड़ेगा, थोड़े समय के बाद। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कम से कम किसान के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि कर्ज माफी कर दी जाए? नहीं रोहित भाई, मैंने जो आपको निवेदन किया कि कर्ज माफी समस्या का हल नहीं है। किसान ऐसी अवस्था में खड़ा हो सके और अपने को ठीक स्थिति में रख सके और उसकी फसल ठीक प्रकार से आने वाले कल में भी हो और आज भी उसे वाजिब दाम मिले और बैंक का जो सस्ता ब्याज पर ऋण लेने की योजना है उसमें भी उसको सहूलियत मिले। इन सब दृष्टियों से सरकार ने चिंता की है। आप सब जानते हैं कि जब फसल का उपार्जन हम लोग करते हैं कृषि उत्पाद का, तो ऐसी स्थिति में सरकार को कितनी सब्सिडी देना पड़ती है। 20 रुपए किलो का गेहूं खरीदते हैं और हम 2 रुपए किलो में जनता को देते हैं। एक तौर से ये भी किसान के हित में ही निर्णय है। इस बार एमएसपी को हम लोगों ने स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 गुना किया। उसका भी निश्चित रूप से बढ़ा हुआ पैसा सरकार को ही पेमेंट करना पड़ता है। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी है, बीज पर सब्सिडी है, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी है। तो किसान अपना खेती ठीक से कर सके, इस मामले में चौतरफा सरकार मदद देने को तैयार रहती है और आने वाले कल में भी किसान को किसी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं। तोमर जी, सरकार तो हर चीज पर कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे आंकड़े भी अभी दिए कि हम पैसा भी दे रहे हैं, हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, हम सस्ता कर्ज भी मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद में मजदूर हैं जो अपने घरों को लौटने के लिए चल पड़े हैं। पहले ट्रेन चलाई गई, उसके बावजूद आपने कल देखा कि मध्य प्रदेश आ रहे महाराष्ट्र से 16 मजदूर रेल की पटरी पर कटकर मर गए। किसको जिम्मेदार मानते हैं? रोहित भाई, यह सही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यह प्रतिकूल स्थिति है और इस प्रतिकूल स्थिति में जीने की आदत हम सब लोगों को डालने की जरूरत है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मध्य प्रदेश के किसान जो पैदल चलकर आ रहे थे, उनका रेल से कटकर मृत्यु हो गई। मैं उनके प्रति बहुत अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को 5-5 लाख रुपए राहत देने की भी घोषणा की है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के बाद लौटकर तो नहीं आता और उसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। उसका जो दुख है उस परिवार पर जो है उसकी भरपाई तो कैसे भी नहीं की जा सकती। लेकिन देश भर में अपनी आय को बढ़ाने के लिए लेबर का माइग्रेंट होना ये एक स्वाभाविक परिस्थिति है। एक समय था जब भूख के कारण पलायन होता था, लेकिन आज भारत में परिस्थिति बदली है। आज भूख के कारण पलायन नहीं होता, अपनी आय को और अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए वो निश्चित रूप से पलायन होता है। और स्वाभाविक रूप से जहां कल कारखाने हैं वहां लोग जाते हैं। मजदूर 3 प्रकार के हैं सामान्य तौर पर। एक वे मजदूर हैं जो अपने घर से जाकर दूरस्थ स्थानों पर कारखाने में स्थायी रूप से काम करते हैं। एक वो मजदूर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करते हैं। एक वो मजदूर हैं जो फसल कटाई के समय ही इधर से उधर मूवमेंट करते हैं। तो मैं समझता हूं फसल कटाई के लिए जो मजदूर था वो तो या तो अपने घर से कटाई के स्थान पर पहुंच गया था और या अपने घर पर ही था, तो वो जहां था वहां उसने फसल कटाई में योगदान किया। लेकिन ये जो पहले 2 प्रकार के श्रमिक हैं, ये निश्चित रूप से दूर दूर काम कर रहे थे
जब लॉकडाउन की स्थिति हुई तो मन में घबराहट हुई, लेकिन लॉकडाउन का पालन करना अनिवार्य इसलिए था कि सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की मानव जीवन को बचाने की थी। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का सामुदायिक विस्तार रोकना यह हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, देश के लिए भी यही प्राथमिकता थी। और इसलिए जो मजदूर जहां से चला और जहां वो मिला वहीं उसको रोकने का प्रयास हुआ। और आपने अनुभव किया होगा कि इस दौरान जो मजदूर जहां रुका, सभी सरकारों ने उनकी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की। सरकार की व्यवस्था और आपका सामाजिक संस्थाओं का योगदान, उससे मजदूर जहां भी रुके रहे वहां पर उनकी कठिनाई कम से कम हो, यह सुनिश्चित करने का काम किया गया। लेकिन मजदूर के मन में यह है कि कुल मिला के वो किसी भी प्रकार से अपने घर पहुंचे, और ऐसी अवस्था में वो कई बार पैदल चला, साइकिल से चला, कुछ वाहन लेकर चला, और इसमें उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन लॉकडाउन 3 जब शुरू हुआ तो गृह मंत्रालय ने इस मामले में राज्यों को आदेश दे दिया है। राज्य आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, रेलवे की बुकिंग करा रहे हैं, बसों का इंतजाम कर रहे हैं, और जैसे जैसे उन श्रमिकों को लाने का कोशिश की जा सकती है वो कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से देश भर में ऐसे रुके हुए मजदूर भाइयों और बहनों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि वो थोड़ा धैर्य रखें, संतोष रखें। जो जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य की सरकार और केंद्र सरकार चिंतित है, और जैसे जैसे परिवहन की सुविधा हो रही है वैसे वैसे लाने का इंतजाम किया जा रहा है। कोई पैदल न चले, संपर्क में रहे। राज्यों ने इस बात की भी कोशिश की है कि हम जैसे लोग जिनके पास लोगों ने संपर्क किया उनसे भी सूची मांगी है। गांव-गांव में पटवारी और पंचायत का सेक्रेटरी सर्वे कर रहा है कि किस परिवार का कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर है, उसका फोन नंबर, उसका आधार कार्ड, ये सब लेकर सर्वे करके राज्य इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए मैं मजदूर भाइयों को कहना चाहता हूं कि वो पैदल न चलें, किसी भी प्रकार का खतरा मोल न लें। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उनको लाने का इंतजाम कर रही हैं। जो स्टेशनों पर, सड़कों पर हुजूम के हुजूम चले जा रहे हैं पैदल कि अपने घर पहुंचना है, उन तक ये अपील पहुंचेगी और ये तस्वीर थोड़ी सी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह तोमर, आपका आज तक पर आने के लिए, ई एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए।